So, hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple ITC City. So, मेरा ब्रांच इसी है। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आज इसका आखिरी सेशन है। इस चैप्टर को आज हम लोग फिनिश कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक सॉल्व कर लिया था आई थिंक, तो उसके आगे आज सॉल्व करते हैं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। सॉरी 62 पे चलते हैं। 61 तक अपन ने सॉल्व कर लिया था कल के सेशन में। सो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? Cu कैनॉट सर्टेन अपने पास है Cu कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, और अपने पास रीजन है बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें बताना है कि सर्टेन रीजन, दोनों पहले तो जज करना है दोनों सही है या गलत है, और उसके बाद देखना है कि जो रीजन है वो सही रीजन है कि नहीं अपने असर्टेन के लिए। ठीक है, तो पहले अपन असर्टेन देखते हैं। Cu कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। सो ये तो सही है, तो अपना असर्टेन क्या हो गया? ट्रू हो गया। और इसका रीजन क्या दिया है? बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये भी सही है। Cu का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है? 34 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस वजह से Cu जो है हाइड्रोजन को एसिड से लिबरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था, एक बार अपन इसको लिख लेते हैं। Cu कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, बस सिंपल सा था। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो क्वेश्चन 63 क्या है? सर्टेन अपने पास द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8। ठीक है, और सेकेंड ऑस्मियम इज अ 5D ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अपना यहाँ पे असर्टेन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, पर क्या रीजन सही है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन है क्या असर्टेन का? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर 2, और ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। सो बस इतना ही था अपना सर्टेन रीजन टाइप क्वेश्चंस। अब अपन चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो क्वेश्चन 64 क्या है? आइडेंटिफाई ए टू ई एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व। सो बेसिकली हमें एक चार्ट टाइप का दिया है और CuCO3 का स्टार्ट होता है डिकम्पोजिशन, तो अपने को CuO और क्या मिलता है साथ में? CO2 मिलता है। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। सो अपन एक एक रिएक्शन को लिखते CuO प्लस CO2। ठीक है, तो अपने को CuO दिया और डी नहीं दिया, तो डी क्या होगा? CO2। ठीक है, फिर हमें अपन इस ऑर्डर में आते हैं पहले। तो अपने पास CO2 आ गया। अब CO2 में CaOH ट्वाइस ऐड करने को बोल रहा है। ठीक है, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस। सो ये अपने को क्या देता है? ये अपने को देता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि कैसा होता है? मिल्की होता है। और हमें दिया भी है कि अपना जो कंपाउंड ई है वो क्या है? मिल्की है। तो ये हो गया अपना कंपाउंड ई। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। और साथ में अपने को वाटर भी मिलता है। ओके, सो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे अपन को कह रहा है कि कंपाउंड ई में और ज्यादा एक्सेस में CO2 डालेंगे तो अपने पास CaSCO3 ट्वाइस का क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने को दिया ही हुआ है, इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। अब अपन इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने को दिया CuO को हीट किया CuS के साथ, तो अपने को एक कंपाउंड मिला A। तो ये क्या होगा? इसका रिएक्शन लिखते हैं अपन CuO प्लस CuS। इसको हीट किया तो अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है Cu। Cu के 3 मोल्स मिले और साथ में अपने को मिलेगा एक गैस SO2। तो अपना कंपाउंड ये क्या हो गया? Cu। ठीक है, सो ये हो गया अपना Cu। अब यह Cu को अपन
कॉन्सेंट्रिक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किए तो अपने को एक कंपाउंड मिला बी। ठीक है, तो इसका भी रिएक्शन देखते हैं। अपने पास है सीयू प्लस कॉन्सेंट्रिक नाइट्रिक एसिड। सो ये अपने को क्या देगा हीट के साथ, ये अपने को देगा CuNO3 ट्वाइस प्लस कुछ कुछ गैस लिबरेट होगी NO2 और वाटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंपाउंड डी। कंपाउंड डी क्या हो गया, सॉरी कंपाउंड बी। कंपाउंड बी क्या हो गया अपना CuNO3 ट्वाइस। ठीक है, और एट द एंड हमें दिया है कि CuNO3 ट्वाइस जो है उसको अपन ने NH3 के साथ रिएक्ट किया, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो CuNO3 ट्वाइस जो है अपना, इसको अपन ने अमोनिया के साथ एक्वस अमोनिया से रिएक्ट किया तो अपने अपने को क्या मिलेगा, अपने को एक ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, CuNH3 4, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है NO3 ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया अपना ब्लू सॉल्यूशन और ये अपना कंपाउंड ई। सो बस हो गया सॉल्व, यही था। तो एक बार अपन ABCDE सारे को लिख लेते हैं ताकि कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अपने पास ए क्या आया, सारे को लिख लेते हैं एक बार। तो अपने पास ए आया था सीयू। ठीक है, अपने पास बी क्या आया था, अपने पास बी आया था CuNO3 ट्वाइस। अब द ब्लू सॉल्यूशन और NO3 ट्वाइस। डी क्या आया था, अपने पास डी आया था CO2। अपने पास ई क्या आया था, अपने पास ई आया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की होता है। ठीक है, तो हमने सारे कंपाउंड फाइंड कर लिए, ABCDE सारे अननोन्स हमने फाइंड कर लिए और ये अपना फाइनल आंसर। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 64। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65 पे। सो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, when a chromite ore A is fused with sodium carbonate in free access of air and the product is dissolved in water, a yellow solution of compound base obtained. After treatment of this yellow solution with sulfuric acid, compound C can be crystallized from the solution. When compound C is treated with KCl, orange crystals of compound D crystallizes out. Identify A to D and also explain the reactions. सो ये बेसिकली एक चेन रिएक्शन है, अपने को क्रोमाइट ओर से स्टार्ट करना है और उसका रिएक्शन करना है सोडियम कार्बोनेट से, और अपने को फिर बी मिलेगा, फिर बी का रिएक्शन कराना है सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर अपने को सी मिलेगा, फिर सी का रिएक्शन कराना है KCl से, फिर अपने को डी मिलेगा। तो ऐसे करके ये चेन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको अपन ये ऐसे सॉल्व करेंगे, अपन इसको सॉल्व कर जाएंगे, एक एक रिएक्शन लिखते जाएंगे और देखते हैं अपने को ABCD क्या मिलता है। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 65 को। तो अपने को सबसे पहले कह दिया मैंने क्रोमाइट ओर इज फ्यूज विद सोडियम कार्बोनेट। सो क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो अपने पास जो क्रोमाइट ओर है वो FeCrO4 है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराना है अपने को सोडियम कार्बोनेट से NaCO3 से। ठीक है, और अब साथ में क्या है, एक्सेस ऑफ एयर मतलब O2 है। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। ठीक है, इसको अपन बैलेंस करके लिख देते हैं। ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है, 4 8 और 7। ठीक है, तो ये अपने पास बैलेंस रिएक्शन है। सो ये है अपना ए। ठीक है, और ये अपना सोडियम कार्बोनेट, ये ऑक्सीजन, और ये हो गया अपना बी। ठीक है, तो येलो सॉल्यूशन क्या है, Na2CrO4। ओके, सो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अपने को बी मिल गया जो कि येलो है। फिर उसके बाद अपने को आगे क्या दिया है, आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दिस येलो सॉल्यूशन विद सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड सी कैन बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम द सॉल्यूशन।
तो अपन जब इस येलो सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने को कंपाउंड सी मिलेगा, ठीक है। सो करते हैं रिएक्ट। तो अपना जो येलो कंपाउंड है वो क्या है, वो है Na2CrO4। ठीक है, इसका रिएक्शन अपन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा Na2Cr2O7 प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस H2O। तो ये हो गया अपना कंपाउंड सी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, जो अपने को येलो सॉल्यूशन मिला था उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, और अपने को एक कंपाउंड सी मिला जो कि क्रिस्टलाइज किया जा सकता है सॉल्यूशन से। फिर एट लास्ट क्या कह रहे, कंपाउंड सी को केसीएल से रिएक्ट किया। ठीक है, तो कंपाउंड सी को केसीएल से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं आई मीन। तो अपने को क्या मिलेगा, K2Cr2O7। तो ये हो गया अपना कंपाउंड डी। ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंडिंग क्रिस्टलाइज हाउस, ये किस कलर का होता है, ये होता है ऑरेंज। ठीक है, ये ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं। बस यही था अपना कंपाउंड ABCD। और अपन ने सारे रिएक्शन भी देख लिए, तो एक बार क्या करते हैं, सारे आंसर को लिख लेते हैं एक साथ। सो अपना ए क्या है, ए है अपना FeCr2O4। अपना बी क्या आया था, बी आया था Na2CrO4। सी क्या आया था, सी आया था Na2Cr2O7। और अपना डी क्या आया था फाइनली, K2Cr2O7। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 65। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 65 भी क्लियर होगा आप सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66 पे। सो क्वेश्चन नंबर 66 जो है ना, वो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसा हमने 65 किया वैसे ही 66 भी है। क्या है, when an oxide of manganese is fused with KOH in the presence of an oxidizing agent and dissolved in water, it gives a dark green solution of compound B। सो अपन एक काम करते हैं, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 66। सो अपने को दिया है, when an oxide of manganese is fused with KOH in the presence of an oxidizing agent and dissolved in water, it gives a dark green solution of compound B। तो अपने पास मैंगनीज का ऑक्साइड है और उसको KOH के साथ फ्यूज किया, और अपने पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। सो अपना जो मैंगनीज का ऑक्साइड है वो ये हो गया MnO2। उसको रिएक्ट करते हैं KOH से, और अपने पास ऑक्सीजन भी है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा K2MnO4। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है कंपाउंड बी डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि पर्पल कंपाउंड सी। तो कंपाउंड सी जो है वो अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है कौन कौन से मीडियम में, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो कंपाउंड बी अपना ये आया था K2MnO4। एसिडिक मीडियम में देखते हैं ये क्या देता है, ये अपने को एक पर्पल कंपाउंड देता है, कौन सा, MnO4। ठीक है, सो यही है अपना कंपाउंड सी, और ये था अपना कंपाउंड बी। सो अपने को कंपाउंड सी मिल गया, उसके आगे क्या दिया है, ये किस कलर का है, ये है अपना पर्पल कलर का। ठीक है, कलर याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्या होता है अपने को रिएक्शन में कुछ अननोन होता है ना, तो वो इजिली फाइंड कर सकते हैं अपन, अगर अपन को उसका कलर पता है तो। ठीक है, इसलिए कलर पता होना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, अल्काइल कंपाउंड ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू कंपाउंड डी एंड कंपाउंड ए इज आल्सो फॉर्म। सो एट द एंड हमें क्या दिया है, जो अपना कंपाउंड सी मिला था ना हमें MnO4, उसका रिएक्शन कराना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा MnO2 प्लस OH माइनस आयंस प्लस पोटेशियम आयोडाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, KiO3 में। सो अपना ये हो गया कंपाउंड डी, और ये हो गया अपना कंपाउंड ए। ठीक है, तो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 66। हमने सारा रिएक्शन लिख लिया, एक बार सारे आंसर्स को लिख लेते हैं फाइनली। सो अपना कंपाउंड ए आया था
MnO2, कंपाउंड बी आया था K2MnO4, कंपाउंड सी आया था KMnO4, और कंपाउंड डी आया था KiO3। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 66 क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। सो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है और हमें इन सबको एक्सप्लेन करना है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2O3 एंड Lu2O3, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सियल सॉल्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड्स फ्रॉम lanthanum to lutetium, stability of the complexes of lanthanoids, radii of 4D and 5D block elements, trends in acidic character of lanthanoid oxides। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2O3 एंड Lu2O3। ठीक है, सो क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपन जैसे जैसे आगे जाते हैं ना पीरियड में, तो साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और उसका मेजर फैक्टर क्या है, अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे अपना कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था ये फर्स्ट वाला। तो इसको अपन लिख लेते हैं, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन the size of the atom decreases with the decrease. The size of the atom decreases as we move from lanthanum to lutetium। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, साइज अपना डिक्रीज होता है, तो पजास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। दिस इंप्लाइज कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनियम टू ल्यूटेटियम। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट वन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड क्या है, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सियल सॉल्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स फ्रॉम La टू Lu। तो ऑक्सियल सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या होता है, जैसे जैसे साइज साइज डिक्रीज होता है ना, वैसे वैसे ऑक्सियल सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो सिंपल है, एज द साइज डिक्रीजेस फ्रॉम La टू Lu, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सियल सॉल्ट्स आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, stability of the auxo salts also decreases। सो ये था पार्ट टू, आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनॉइड्स। सो पार्ट थ्री है अपना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनॉइड्स। सो स्टेबिलिटी का क्या है, सिंपल सा है, अगर जैसे साइज डिक्रीज होता है ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम La to Lu increases as the size of the central atom decreases। ठीक है, तो ये था पार्ट थ्री, आई होप कि क्लियर होगा। अब क्या, रेडियस ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये बेसिकली जो है ना अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, 4D और 5D का ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेडियाई ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मैं उस लिख देता हूँ। रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स resemble to each other because of lanthanide contraction। resemble to each other
बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो पार्ट 4। और अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, पार्ट 5 पे। ट्रेंड्स इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स। सो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? सिंपली इंक्रीज होता है, ठीक है, La to Lu। सो इसको लिख लेते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम La to Lu। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट 5। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 67 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68 पे। सो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? ये बेसिकली अपना वन वर्ड आंसर है, ठीक है। तो हमें बेसिकली एलिमेंट्स का नाम पूछा है, तो क्या है पहला, विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इसका आंसर क्या है? कॉपर। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। कॉपर का क्या होता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है ना कॉपर, उसका सेकंड सबसे हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, और उसका हमने रीजन भी देखा था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉपर का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s1 3d10। ठीक है, तो अपने को दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा 4s से, पर जब अपन को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना 3d10 से, तो उसमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, क्योंकि 3d10 फुल्ली फिल्ड है, वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। और हम किसी स्टेबल सबसेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए कॉपर का जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर। सो आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। चलते सेकंड पार्ट तो, विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन सीरीज हैज हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? जिंक। ठीक है, जिंक को कन्वर्ट करना है, जिंक 3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d10। तो अपने दो इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएंगे, पर थर्ड इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकालना होगा ना, तो फिर से सेम प्रॉब्लम आएगी। ये स्टेबल है और ये नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना जिंक। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया जिंक। ओके, सो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 के, विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा अपना जिंक, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिंक में कोई भी अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है मेटलिक बॉन्डिंग के लिए। सो उसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। अपन इसको लिख भी सकते हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जिंक फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये यही रीजन है, इसका आंसर क्या हो जाए? जिंक। अब आपने पूछा आइडेंटिफाई द मेटल एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो कार्बोनिल MCO5, तो ये अपना आयरन हो जाएगा। FeCO5 वाला हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। MO3F, ये क्या हो जाएगा? MnO3F। Mn क्या शो करता है? Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। और डी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 68। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69 पे। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 69? मेंशन द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक hydrogen, carbon and nitrogen gets trapped inside the crystal lattice of transition metals. Also give physical and chemical characteristics of these compounds. ठीक है, तो ये हमें पूछा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बेसिकली, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 69। सो क्या होता है ना, जब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं ना,
किसी ट्रांजिशन मेटल क्रिस्टल लैटिस और ट्रांजिशन मेटल किसी ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, सो अपन एक बार लिख लेते हैं कंपाउंड्स क्लास में। सो एक बार अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का। तो क्या है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन get trapped inside the crystal lattice get trapped inside the crystal lattice of transition metals are called interstitial compounds। ठीक है, ओके, आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ये तो हो गया अपना इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और हमें लास्ट में पूछा ऑल्सो गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स। सो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं अपन। सो बेसिकली इनकी क्या प्रॉपर्टीज, इनकी चार मेजर प्रॉपर्टीज होती है। पहली होगी अपना हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। सेकंड क्या है, दीज कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड। थर्ड क्या है, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। और लास्ट क्या है, दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है, तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 70? ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज दीज कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमें बोला ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली चेंज कर सकते हैं, तो वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कैन बी वेरीड। ठीक है, इसको अपन बहुत ही मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है एज कम्पेयर टू कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं कभी कभी। सो हमें क्या पूछा है, हाउ डज आयरन थर्ड कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड पर सल्फेट आयंस। सो हमें बेसिकली स्पेसिफिकली पूछा है आयोडाइड और पर सल्फेट आयंस के बीच में कैटलिस्ट कैसे रिएक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो अपन इसका रिएक्शन लिखते हैं। इसका रिएक्शन होता है, ये हो गया अपना आयरन और आयोडाइड, और ये हो गया अपना पर सल्फेट आयन। ठीक है, सो इस पे अगर अपन Fe3 का यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट, तो ये अपने को I2 और 2SO4 ट्वाइस माइनस देता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आयरन का इसमें एक्चुअली में रोल क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन क्या करता है, Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ये तो हो गया फर्स्ट रोल। और इसका एक और रोल होता है जो कि ये सेकंड पार्ट में है। ठीक है, H2O8 को SO4 ट्वाइस माइनस में कन्वर्ट कर रहा है। सो बस यही था अपना रोल ऑफ Fe3। सो ये था क्वेश्चन नंबर 70 का पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या पूछा है। पार्ट 2 में पूछा है मेंशन एनी 3 प्रोसेसेस वेयर ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट्स। सो हमें कोई भी 3 प्रोसेस बताना है जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना अपने कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो ठीक है, करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या है अपने पास। सो अपना एक होता है कांटेक्ट प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में। सो इसमें कौन सा कैटलिस्ट अपना यूज होता है, कैटलिस्ट जो होता है अपना वो होता है वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली SO2 को SO3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट पहला। अपने को 3 पूछा है ना, तो ये हो गया अपना पहला। और सेकंड क्या है अपना, सेकंड हो जाएगा अपना हेबर्स प्रोसेस।
हेबर्स प्रोसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन के पीसेस, ठीक है, तो अपन डायरेक्टली आयरन ही लिख देते हैं। सो ये होता है अपना कैटलिस्ट, और इसमें होता क्या है, N2 और H2 को अपन अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है। इसको अपन किस नाम से बताते हैं? इसको अपन बोलते हैं हेवर्स प्रोसेस। और इसमें कैटलिस्ट क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस। ठीक है। सो ये था अपना सेकंड। और एक और अपन को बताना है, तो अपन MnO2 का जो प्रिपरेशन करते हैं ना, सॉरी, KClO3 का जो प्रिपरेशन करते हैं, उसमें अपन MnO2 को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अपना कैटलिस्ट क्या है? यहाँ पे कैटलिस्ट है MnO2। और अपना क्या होता है? MnO2 is used as a catalyst in preparation of oxygen from KClO3। सो बेसिकली ऑक्सीजन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं अपन MnO2 को एज अ कैटलिस्ट। ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 70 है। आई होप कि क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। सो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? अ वायलेट कंपाउंड ऑफ मैंगनीज decomposes on heating to liberate oxygen and compounds B and C of manganese are formed। ठीक है, तो हमें बोला एक वायलेट कंपाउंड है मैंगनीज का, जो कि हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है कंपाउंड्स बी और सी में। ठीक है, तो फिर अपने को आगे दिया कंपाउंड सी रिएक्ट्स विद क्यूएच इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू गिव कंपाउंड बी। कंपाउंड सी को अपन पोटेशियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में क्यूएच से रिएक्ट करते हैं, तो अपने को कंपाउंड बी मिलता है। और आगे दिया ऑन हीटिंग कंपाउंड सी विद concentrated H2SO4 and NaCl, chlorine gas is liberated and a compound D of manganese along with other products is formed। Identify compounds A to D and also explain the reactions involved। तो अपन क्या करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे से करते हैं सॉल्व, और अपने को फाइनली सारे ABCD कंपाउंड्स अपने जो है मिल जाएंगे। ठीक है। सो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, और अपना हो जाता है सॉल्यूशन मिल जाता है लास्ट में। ठीक है अपने को। सो अपन पहला देखते हैं क्या है, अ वायलेट कंपाउंड ऑफ मैंगनीज। सो ये हो गया अपना KMnO4। ठीक है, जहां पे अपने को दिखा वायलेट कंपाउंड ऑफ मैंगनीज KMnO4 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू लिबरेट ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स बी एंड सी ऑफ मैंगनीज। सो इसको अपन हीट किए तो अपने को क्या मिला? एक तो मिला ऑक्सीजन, और अपने को मिला बी और सी कंपाउंड। ठीक है। सो बी और सी क्या है? अपना बी हो जाता है K2MnO4, और अपना सी हो जाता है MnO2। ठीक है। सो ये तो हो गया। उसके बाद आगे कह दिया कंपाउंड सी रिएक्ट्स विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो कंपाउंड सी जो है अपना MnO2, उसका रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। सो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा 2K2MnO4 और साथ में वाटर टू गिव कंपाउंड बी। तो ये हो गया अपना कंपाउंड बी, फिर से मिल गया हमें। सो अपना ये तो हो गया कंपाउंड सी रिएक्ट विद क्यूएच इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू गिव कंपाउंड बी। अब क्या है, ऑन हीटिंग कंपाउंड सी विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaCl, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। सो अब कंपाउंड सी को हीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और NaCl के साथ। सो अपना कंपाउंड सी क्या है? कंपाउंड सी है MnO2। सो MnO2 को अपन हीट करते हैं 4 मोल्स ऑफ NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है MnCl2 प्लस 2NaHSO4 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, क्लोरीन गैस अपना लिबरेट हो गया, और अपने को एक कंपाउंड भी मिला, ये हो गया अपना कंपाउंड डी। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए टू डी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो हमने बेसिकली सारी रिएक्शन देख ली। अब एक बार फाइनली कंपाउंड A to D लिख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा अपना फाइनल आंसर।
तो अपने को ये क्या मिला था, अपने को ये मिला था KMnO4। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल। अपने को बी क्या मिला था, अपने को बी मिला था K2MnO4। K2MnO4। अपने को सी क्या मिला था, सी मिला था अपने को MnO2। सी मिला था MnO2। और डी क्या मिला था, डी मिला था MnCl2। ठीक है, तो ये थे अपने कंपाउंड A B C D। ठीक है, हमने इस पूरे रिएक्शन से इन चारों को फाइंड किया। सो बस यही है अपना आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 भी कंप्लीट हुआ। और हमने सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर लिए हैं, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो बस इतना ही है इस चैप्टर में। मैं एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है एक दो क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो अपना जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना अपने, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अपने ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल्स। ठीक है, और एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार अपना स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितना भी है उस सबका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो लिख लेते हैं। ठीक है, सो स्कैंडियम का क्या होता है, स्कैंडियम का होता है +3। टाइटेनियम का क्या होता है, टाइटेनियम का होता है +4। वेनेडियम का क्या होता है, वेनेडियम का होता है +5। क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का +3 और +6 होता है। ठीक है, और अपने पास है मैंगनीज। मैंगनीज का क्या होता है, मैंगनीज का होता है +2 और +7। और अपने पास क्या है, और अपने पास है आयरन। आयरन का क्या होता है, +2 और +3। और अपने पास है कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या होता है, +2 और +3। और अपने पास है निकल। निकल का क्या होता है, +2। कॉपर का क्या होता है, +2। और जिंक का क्या होता है, जिंक का भी होता है +2। ठीक है, तो ये सब अपने क्या है, ये सब अपने हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ये सब अपने हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ और भी कुछ एक दो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 एंड +3 यूजुअली फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट अपना लोअर होता है ना, तो बेसिकली अपन आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और जब ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, यूजुअली फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर नॉर्मली कोवैलेंट। कंपाउंड्स आर नॉर्मली कोवैलेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और भी अपने पास एक दो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो अपन नोट कर लेते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है कि ओनली OS एंड RU शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो केवल दो ही एलिमेंट्स होते हैं, OS और RU, ऑस्मियम और रुबिडियम। ठीक है, जो अपन जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो अपन इसको नोट कर लेते हैं। ओनली OS एंड RU shows +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिए। और एक और अपने पास पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, निकल एंड आयरन इन NiCO4 एंड FeCO3 शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो निकल और आयरन ऐसे एलिमेंट्स है जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ NiN, निकल इन NiCO4 ट्वाइस CO4 एंड
आयरन इन FeCO3 5 shows जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और अपने पास पॉइंट है, उसको भी अपन नोट कर लेते हैं। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, द हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स आर अचीव्ड इन TiX4, VF5 एंड CrF6। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो कि हमने देखा और नोट किया। सो आई होप कि ये सब क्लियर होगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू।